आज हम एक ऐसी किताब की गहराई में उतरने वाले हैं जो सदियों से रहस्य में डूबी हुई है, द काइबेलियन। हाँ, और हमारे हाथ जो सोर्स लगा है, किताब टॉक्स नाम के एक यूट्यूब चैनल की स्क्रिप्ट, वो इसे एक चाबी की तरह बताती है। एक ऐसी चाबी जो जिंदगी के कई ताले खुल सकती है। और दिलचस्प बात यह है कि ये चाबी आसानी से हाथ नहीं लगती। सोर्स कहता है कि ये किताब पढ़ने के लिए नहीं है। बल्कि समझने के लिए है। बिल्कुल। तो आज हम इसी स्क्रिप्ट में दिए गए सिद्धांतों की परतें खोलेंगे और ये देखेंगे कि ये हजारों साल पुराने नियम, जिन्हें हर्मेटिक सिद्धांत कहते हैं, वो आज के लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जड़ कैसे हो सकते हैं। हाँ, और यही बात मुझे सबसे ज्यादा खींच रही है, पता है। मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत सुना है, लेकिन हमेशा लगता था कि इसमें कुछ कुछ अधूरा है। कि सिर्फ सोचने से चीजें कैसे हो सकती हैं। एग्जैक्टली लेकिन जब सोर्स कहता है कि द काइबेलियन आपको सीधे सीधे सोचो और पालो नहीं सिखाती, बल्कि उस पूरे नियम के क्यों का जवाब देती है, तो यार लगता है कि हम किसी बहुत गहरे रहस्य के दरवाजे पर हैं। तो चलिए इस दरवाजे को खोलते हैं। ठीक है, तो पहला और सबसे बुनियादी सिद्धांत, सर्व मन है, ब्रह्मांड मानसिक है। The all is mind, the universe is mental. हाँ, सच कहूं तो ये सुनने में किसी पोस्टर पर लिखे स्लोगन जैसा लगता है। बहुत बड़ा, बहुत क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट। मैं समझ सकता हूँ ये क्यों एब्स्ट्रैक्ट लगता है। इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से क्या लेना देना। चलिए इसे एक आसान तरीके से समझते हैं ना। सोच कर देखिए, आपका मन एक एक बहुत ही हाईटेक 4K प्रोजेक्टर की तरह है। ठीक है। और आपकी जिंदगी, आपके हालात, आपके रिश्ते, ये सब उस प्रोजेक्टर से निकलने वाली स्क्रीन है। ओके। अब अगर प्रोजेक्टर के अंदर संघर्ष और कमी की फिल्म चल रही है, तो आप स्क्रीन पर सफलता और खुशी की मूवी नहीं देख सकते ना। नहीं, जाहिर है। ये सिद्धांत यही कहता है। हम अक्सर स्क्रीन को ठीक करने में लगे रहते हैं, नौकरी बदलते हैं, शहर बदलते हैं, लेकिन जब तक प्रोजेक्टर के अंदर की फिल्म नहीं बदली जाएगी, तब तक स्क्रीन पर कुछ नहीं बदलेगा। वाह, ये एनालॉजी तो कमाल की है यार। तो इसका मतलब अगर मेरे प्रोजेक्टर में मैं काबिल नहीं हूँ या पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, जैसी फिल्में चल रही हैं, तो आपकी बाहरी दुनिया यानी आपकी स्क्रीन आपको बार बार इसी बात का सबूत देगी। हर बार। एकदम। और यही वो बिंदु है जहां सोर्स इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जोड़ता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ इच्छा करना नहीं है, वो इस गहरी समझ पर आधारित है कि बाहरी दुनिया आपके मन का ही एक प्रतिबिंब है। रचना पहले भीतर होती है, फिर बाहर दिखती है। बिल्कुल। अगर इसे एक फाउंडेशनल बात को पकड़ लिया जाए, तो बाकी सारे सिद्धांत इसी इमारत की दीवारें और छत की तरह अपने आप समझ आने लगते हैं। ये नींव है। ठीक है, नींव तो समझ आ गई कि सब कुछ मन का खेल है, पर प्रोजेक्टर के अंदर की फिल्म बदलें कैसे? अच्छा सवाल है। सिर्फ ये सोच लेना कि अब से मैं एक नई फिल्म चलाऊंगी, ये काफी नहीं है। हम सब जानते हैं कि ये इतना आसान नहीं होता। इसका कोई कोई मैकेनिकल तरीका तो होगा। बिल्कुल। और आपका ये सवाल हमें सीधे अगले दो जुड़े हुए सिद्धांतों पर ले आता है। अच्छा। हाँ, जो इस पूरी प्रक्रिया का मैकेनिज्म समझाते हैं। ये हैं कारण और परिणाम का नियम और कंपन का नियम। ओके, कारण परिणाम और कंपन। ये वो औजार हैं जिनसे फिल्म बदली जा सकती है। पहले कारण और परिणाम को देखते हैं। ये नियम कहता है कि कुछ भी संयोग या किस्मत से नहीं होता। हर परिणाम का एक कारण है। हाँ। लेकिन ये सुनने में थोड़ा कठोर लगता है। मतलब मान लीजिए कोई गरीबी में पैदा हुआ है या किसी के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है, तो क्या ये सिद्धांत ये कह रहा है कि गलती उसी की है? आम इंसान के लिए इस बात को हजम करना बहुत मुश्किल हो सकता है। ये थोड़ा विक्टिम ब्लेमिंग जैसा नहीं है? ये बहुत जरूरी सवाल है और किताब टॉक्स की स्क्रिप्ट इस बात को बहुत खूबसूरती से सामने रखती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप दोषी हैं, तो फिर क्या है? बल्कि ये है कि शक्ति आपके पास है। अच्छा। ये आपको पीड़ित की भूमिका से निकालकर निर्माता की भूमिका में लाता है। जब तक हम मानते हैं कि हमारे हालात के कारण बाहर हैं, सरकार, बॉस, परिवार, बिल्कुल, तब तक हम असहाय हैं। लेकिन जिस पल हम ये स्वीकार करते हैं कि बाहरी परिणाम हमारे भीतरी कारणों का नतीजा है, उसी पल हमें उन्हें बदलने की ताकत मिल जाती है। तो ये जिम्मेदारी लेने की बात है, दोष लेने की नहीं। ठीक है, ये पॉइंट समझ आया। तो ये भीतरी कारण आखिर हैं क्या? क्या ये सिर्फ हमारे विचार हैं? ये विचारों से भी ज्यादा गहरा है और यहीं पर कंपन का नियम तस्वीर में आता है। ओके। ये नियम कहता है कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी स्थिर नहीं है। हर चीज, हर कण, हर विचार, हर भावना एक निश्चित गति से कंपन कर रही है, वाइब्रेट कर रही है। और ये सिर्फ दर्शन नहीं है, है ना? अब तो साइंस भी इस तरफ आ रही है। एकदम। आधुनिक भौतिकी, खासकर क्वांटम फिजिक्स, भी इसी दिशा में इशारा करती है।
वहां ऑब्जर्वर इफेक्ट की बात होती है। हाँ, कि कैसे किसी चीज को देखने का काम ही उसके बर्ताव को बदल देता है। सही। ये हजारों साल पुराना ज्ञान अब विज्ञान की भाषा में हमारे सामने आ रहा है। और हमारी भावनाएं, क्या वो भी कंपन है? बिल्कुल। हम सबने ये महसूस किया है। कभी आप किसी ऐसे कमरे में घुसी हैं जहां अभी-अभी जोरदार झगड़ा हुआ हो? हाँ, कई बार हवा में एक अजीब सी टेंशन महसूस होती है ना? कोई कुछ बोल नहीं रहा, लेकिन आप उस लो वाइब्रेशन या निम्न कंपन को महसूस कर सकती हैं। सही बात है। ठीक इसी तरह डर, गुस्सा, जलन, ये सब बहुत धीमी और भारी वाइब्रेशंस हैं। और प्रेम, कृतज्ञता, खुशी, ये बहुत तेज और हल्की वाइब्रेशंस हैं। तो अगर हम इन दोनों नियमों को जोड़ दें, कारण, परिणाम और कंपन, तो तस्वीर ये बनती है कि हमारी भावनाएं और विचार एक खास तरह का कंपन पैदा करते हैं, जो कि कारण है। और फिर ब्रह्मांड उसी कंपन से मेल खाते हुए हालात और लोग हमारे जीवन में लाता है, जो कि परिणाम है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। सोर्स यही समझाता है। ये सिर्फ पॉजिटिव सोचने की बात नहीं है। अच्छा। आप सिर्फ सोच सकते हैं मैं अमीर हूं, लेकिन अगर आप भीतर से कमी और डर महसूस कर रहे हैं तो आपकी वाइब्रेशन सच्चाई बता रही है। ब्रह्मांड आपके शब्दों को नहीं, आपके कंपन को जवाब देता है। तो फिल्म बदलने का मतलब है अपनी पूरी ऊर्जा, अपनी पूरी भावनात्मक स्थिति को बदलना। एग्जैक्टली। ये तो बहुत गहरा है। तो अब तक हमने नींव समझी, सब कुछ मन है और उसका मैकेनिज्म भी, कारण और कंपन। स्ट्रिप में एक और सिद्धांत का जिक्र है जो मुझे बहुत पोएटिक लगा। जैसा ऊपर वैसा नीचे, जैसा भीतर वैसा बाहर। एज अबव सो बिलो, एज विदिन सो विदाउट। हाँ, इसका क्या मतलब है? ये सिद्धांत आप कह सकते हैं कि पिछले नियमों पर एक मुहर लगाता है। जैसा भीतर वैसा बाहर का सीधा मतलब है कि हमारी बाहरी दुनिया हमारे आंतरिक संसार का एक सटीक आईना है। आईना? हाँ, ये हमारे लिए एक डायग्नोस्टिक टूल की तरह है। डायग्नोस्टिक टूल? ये दिलचस्प है। मतलब अगर मेरा कमरा हमेशा बिखरा रहता है तो ये इस बात का संकेत हो सकता है कि मेरे मन में भी उथल-पुथल चल रही है। एकदम। किताब टॉक्स की स्क्रिप्ट इसी तरफ इशारा करती है। आपका बैंक अकाउंट, आपके रिश्ते, आपकी सेहत, ये सब सिर्फ बाहरी चीजें नहीं है। तो ये क्या है? ये आपके अंदर क्या चल रहा है उसका डैशबोर्ड है। ये आपको फीडबैक दे रहे हैं। अच्छा, जैसे अगर रिश्तों में बार बार कड़वाहट आ रही है तो शायद भीतर भरोसे या आत्म प्रेम की कमी है। बिल्कुल। अगर पैसा टिकता नहीं तो शायद भीतर समृद्धि को लेकर कोई गलत धारणा बैठी हुई है। हम बाहर के आईने को पोंछने की कोशिश करते रहते हैं, जबकि जरूरत चेहरे को साफ करने की है। बिल्कुल सही। और जैसा ऊपर वैसा नीचे का क्या मतलब है? इसका दायरा और भी बड़ा है। ये कहता है कि ब्रह्मांड के अलग-अलग स्तरों, भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक, पर एक ही पैटर्न, एक ही नियम काम करता है। जैसे एक परमाणु की संरचना और एक सौर मंडल की संरचना में आपको समानता दिखेगी। जो नियम एक कोशिका पर लागू होता है वही ब्रह्मांड पर भी लागू होता है। तो हम इस ब्रह्मांड से कटे हुए नहीं हैं? नहीं, हम उसी के नियमों का एक छोटा रूप हैं। हमारे भीतर ही पूरा ब्रह्मांड छिपा है। ठीक है, तो अब तक के सिद्धांतों से ये साफ है कि हमारी दुनिया हमारे भीतर से बनती है। पर जिंदगी में तो अच्छे और बुरे दोनों पहलू होते हैं। हम हमेशा अच्छा महसूस नहीं कर सकते। सही बात है। यहीं पर शायद अगला सिद्धांत काम आता है, ध्रुव्यता का सिद्धांत। द प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी। हाँ, सोर्स कहता है कि अच्छा और बुरा अलग-अलग नहीं, बल्कि एक ही चीज के दो छोर हैं। यार, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। क्यों? गर्मी और सर्दी दो अलग चीजें हैं, प्यार और नफरत दो बिल्कुल अलग भावनाएं हैं। और यही इस सिद्धांत की खूबसूरती है। ये हमारे देखने का नजरिया बदल देता है। कैसे? चलिए गर्मी और सर्दी का ही उदाहरण लेते हैं। क्या आप मुझे थर्मामीटर पर वो एक पॉइंट बता सकती हैं जहां सर्दी खत्म होती है और गर्मी शुरू होती है? नहीं, ऐसा कोई पॉइंट तो नहीं है, ये तो एक स्केल है। बिल्कुल, ये एक ही चीज, तापमान का स्केल है, जिसके एक छोर पर कम गर्मी है जिसे हम सर्दी कहते हैं, और दूसरे छोर पर ज्यादा गर्मी है। सही। इसी तरह सोर्स के मुताबिक प्रेम और नफरत दो अलग-अलग चीजें नहीं हैं, वे एक ही भावना के स्पेक्ट्रम के दो छोर हैं। ठीक है, मान लिया कि ये एक ही स्केल पर हैं, पर इसका फायदा क्या है? अगर मैं डर महसूस कर रही हूं तो ये जानने से क्या होगा कि डर और हिम्मत एक ही स्केल पर है? फायदा यह है कि आप उस स्थिति में फंसी हुई नहीं है। सोचिए कि आपका आत्मविश्वास एक डिमर स्विच है, ऑन ऑफ बटन नहीं। डिमर स्विच? हाँ, अगर आप पब्लिक स्पीकिंग से डरती हैं,
तो आपका आत्मविश्वास 0 पर नहीं है, बस लो सेटिंग पर है। ध्रुवता का नियम कहता है कि आपको कोई नया स्विच लगाने की जरूरत नहीं है, बस उसी डिमर को धीरे धीरे हाई की तरफ घुमाना है। छोटी छोटी जीत हासिल करके, अभ्यास करके। एकदम। आप एक चीज को खत्म करके दूसरी नहीं ला रहे, आप उसी स्केल पर अपनी मानसिक स्थिति की वाइब्रेशन को बदल रहे हैं, डर से हिम्मत की तरफ। ये हमें चुनाव की शक्ति देता है। ये कमाल है। ये तो किसी भी बुरी भावना से बाहर निकलने का रास्ता दिखाता है। आप अंधेरे से लड़ते नहीं, आप बस रोशनी का डिमर बढ़ा देते हैं। बिल्कुल। तो अब हमारे पास सारे औजार हैं। हम जानते हैं कि ब्रह्मांड मानसिक है, ये कंपन और कारण परिणाम पर काम करता है, हमारा बाहर हमारे भीतर का आईना है, और हम किसी भी नेगेटिव स्थिति को पॉजिटिव में बदल सकते हैं। तो फिर ज्ञानी और अज्ञानी में क्या फर्क रह जाता है? हाँ, और ये इन सभी सिद्धांतों का निचोड़ है। ये एप्लीकेशन की बात है। अच्छा। किताब टॉक्स के अनुसार अज्ञानी वो है जो इन नियमों को जाने बिना जीता है। उसे लगता है कि जीवन उसके साथ हो रहा है। वो अपनी परिस्थितियों का दास है। हाँ, वो समुद्र में एक बिना पतवार की नाव की तरह है, जिसे लहरें जहां चाहें ले जाती हैं। उसे लगता है कि सब कुछ किस्मत का खेल है। और ज्ञानी? ज्ञानी इन नियमों को जानता है और समझता है, इसलिए वो इन नियमों का इस्तेमाल करता है। वो लहरों के खिलाफ नहीं लड़ता। नहीं, वो हवा और लहरों की दिशा को समझकर अपनी नाव की पतवार को अपनी मंजिल की ओर मोड़ लेता है। वाह! वो जानता है कि वो अपने मानसिक कंपन को बदलकर, अपने आंतरिक कारणों को ठीक करके और ध्रुवता के पैमाने पर अपनी स्थिति बदलकर बाहरी परिणामों को प्रभावित कर सकता है। सोर्स की एक बहुत शक्तिशाली पंक्ति है। कौन सी? और जो नियम जान लेता है वो दास नहीं रहता, वो अपनी वास्तविकता का स्वामी बन जाता है। तो कुल मिलाकर अगर मैं सोर्स का सार निकालूं तो ये है कि द काइबेलियन कुछ पाने का लालच नहीं देती, बल्कि कुछ बनने के लिए तैयार करती है। एकदम सही। ये कैसे पाएं कि मैनुअल नहीं, बल्कि कैसे बने का दर्शन है। और शायद इसीलिए सोर्स कहता है कि इसे पढ़ा नहीं बल्कि जिया जाता है। बिल्कुल, ये एक दीक्षा की तरह है। जब आप इन सिद्धांतों को समझते हैं और अपने भीतर बदलाव लाते हैं, अपने प्रोजेक्टर की फिल्म बदलते हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपने आप काम करने लगता है। वो एक साइड इफेक्ट है, लक्ष्य नहीं। सही पकड़ा। सोर्स का अंत भी बहुत दिलचस्प है। उसमें कहा गया है, अगली किताब शायद आपको दिखना नहीं, देखना सिखा दे। देखना सिखा दे। हाँ, ये एक गहरे बदलाव की ओर इशारा करता है, जहां सिर्फ आपके हालात नहीं बदलते, बल्कि आपकी दुनिया को देखने की दृष्टि ही बदल जाती है। ये चर्चा वाकई दिमाग की खिड़कियां खोलने वाली रही है। ये सिर्फ सोचने के बारे में नहीं, बल्कि होने के बारे में है। और इसी बात पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं। जरूर। सोर्स कहता है कि ज्ञानी इन नियमों का इस्तेमाल करता है, पर सोचने वाली बात यह है कि सर्व मन है जैसे नियम का इस्तेमाल करने का असली मतलब क्या है? क्या इसका मतलब ब्रह्मांड पर नियंत्रण पाना है, जैसे कोई अपनी मर्जी से कठपुतलियों को नचाता है? या फिर इसका असली मतलब वास्तविकता की प्रकृति के साथ एक गहरे तालमेल में आना है, जैसे एक संगीतकार ऑर्केस्ट्रा के साथ सुर मिलाता है? इस पर विचार जरूर करना चाहिए।